नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, फ्रांस और अमेरिका के दौरे के बाद अब नरेंद्र मोदी भारत के लिए निकल चुके हैं, अमेरिका से भारत के लिए। जब मोदी भारत पहुंचेंगे उसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिका से कुछ और प्रवासी भारतीय भी लौटेंगे। हालांकि इस बार अमेरिका किस हाल में भारतीयों को भेजने वाला है ये देखना होगा, क्योंकि कल 15 तारीख है और कल अमेरिका से एक खेप एक लॉट और भारतीयों का, वैसे भारतीयों का जिसे अमेरिका अवैध कह रहा है, उसका एक दल और लौटने वाला है। लेकिन किस ढंग से लौटेगा? क्या हाथ में हथकड़ियां, जंजीरें ये रहेंगी या कुछ और होगा? क्या वही सैनिक विमान और उसी ढंग से 40 घंटे का सफर, खाना पीना नसीब नहीं, ऐसा होगा या क्या कुछ होगा? ये सब कुछ पता तो कल और परसों चलेगा। लेकिन मोदी के अमेरिका जाने से पहले विपक्ष ने उन्हें सलाह भी दी थी कि ट्रंप के सामने वो भारत के अपमान और भारतीयों के साथ हुए व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताए। लेकिन मोदी तो उल्टा अमेरिका में भारत के लिए और शर्मिंदगी की हालत बनाकर लौट रहे हैं। ट्रंप के साथ हुई चर्चा में मोदी ने भारतीय हितों को किनारे कर दिया, ऐसा नजर आ रहा था। जब आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बातें, और आज ऐसे देखा जाए तो ट्रंप ने इस अल्पकालिक एक छोटे शॉर्ट ट्रिप अमेरिका के लिए नरेंद्र मोदी ने निकाला था। लेकिन इसी शॉर्ट ट्रिप में नरेंद्र मोदी की फजीहत कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। कैसे की है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी साफ साफ पत्रकारों को कह दिया कि अब आपके सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी देंगे, और यहां फंस गए थे नरेंद्र मोदी। खैर, अमेरिका दौरे पर नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा ही हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद उनसे एक पत्रकार ने सीधे गौतम अडानी पर ही सवाल पूछ दिया। देश में तो मोदी ने अदानी पर कुछ भी न कहने की शायद कसम उठा रखी है, और अगर कोई अदानी का नाम लेता है, खासकर संसद के अंदर, तो क्या होता है आप जानते हैं। और इस कसम को निभाने के लिए ही शायद संसद के भीतर भी अदानी शब्द बोलने पर ऐतराज जताया जाता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी इसीलिए अब A1 और A2 कहकर मोदी को घेरते हैं। खैर, देश में तो किसी पत्रकार को सवाल पूछने और अदानी पर बात करने की इजाजत मोदी ने नहीं दी, लेकिन अमेरिका में उनका जोर नहीं चल पाया, और जब अदानी पर सवाल हुआ तो मोदी एकदम हक्का बक्का रह गए। सीधे सवाल का सीधा जवाब देने की जगह मोदी भारतीय लोकतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने लगे, और उसके बाद इस बात को व्यक्तिगत मामला कहकर जवाब नहीं दिया। यानी कह दिया यह मामला व्यक्तिगत है, अदानी इनके लिए व्यक्तिगत हैं। मोदी ने किस तरह हड़बड़ाकर जवाब दिया ये आपको पहले सुना देता हूं, उसके बाद देखते हैं कि राहुल गांधी ने इस पर क्या ट्वीट किया है। मोदी ने अदानी पर क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लेते हैं, सुनिए जरा। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ऐसी व्यक्तिगत, देखिए ये हाथ नरेंद्र मोदी का चल रहा था, यानी हाथ नचा नचा कर बिल्कुल उस पत्रकार से लड़ने की मुद्रा में ही नरेंद्र मोदी आ गए थे। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मोदी कितना परेशान हो गए थे इस सवाल पर जब अदानी का सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने मोदी के जवाब पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तत्काल उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट पे उन्होंने क्या कुछ लिखा है देखिए। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला, व्यक्तिगत मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। वहीं मोदी ने प्रवासी भारतीयों के मामले में भी, जो जिनको अमेरिका अवैध कह रहा है, उस मामले में भी घुमा फिरा कर जवाब दिया है। आइए सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया है, क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। The US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you.
सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। कम से कम 15 बार तो आपने इस वक्तव्य में इकोसिस्टम का जिक्र कर चुके नरेंद्र मोदी, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं। सवाल यहां यह है कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं तो कम से कम मानव अधिकारों का दुरुपयोग उनके साथ नहीं होना चाहिए, कम से कम उन्हें इंसान समझा जाना चाहिए। अमेरिका उनको इंसान नहीं समझता, एलियन कहता है। और एलियन, इंडियन एलियन को बाहर भेज रहा है, अमेरिका इंडिया भेज रहा है। वहां पर इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी की नहीं हुई कि कम से कम यह कहें कि मैं बगल में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, हमारे साथ हैं और इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है या इनसे मैंने कहा है कि हमारे भारतीय जो वापस जा रहे हैं उनके हाथों में बेड़ियां न लगाएं। ये नहीं कह पाए नरेंद्र मोदी। ये भारत के लोगों को सोचना चाहिए। अमेरिका में नरेंद्र मोदी मात्र एक दिन रहे, लेकिन अमेरिका ने अपने फायदे के तमाम एग्रीमेंट कर लिए। मगर मोदी ने भारत के लिए क्या किया, यह सवाल हिंदुस्तान पूछेगा। दरअसल तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण के अलावा ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ जो भारत के हित में कहा जा सकता है, चाहे सैन्य विमान की खरीद की डील हो या अमेरिका से तेल लेने का दबाव या रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी भारत जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। ये सारी बातें ट्रंप ने मोदी को दबाव में लेकर मंजूर करवाई हैं। और जब बांग्लादेश का सवाल उठा तो ट्रंप सीधे सीधे पल्ला झाड़ गए। यानी मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत नुकसान में रहा है और और ये साफ साफ यहां दिख रहा है। इधर अपने देश की बात करें दोस्तों, तो अपने देश यानी भारत में भी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। आप लगातार देख रहे हैं चुनाव आयोग जिस ढंग से चुनाव करवा रहा है इस पर, और उसमें भी राजीव कुमार, आज 14 तारीख है, ठीक चौथे दिन यानी 18 तारीख को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। प्रमुख या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले 17 तारीख को कानून मंत्रालय ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक बुला ली है, जिसमें प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जबकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को सुनवाई होनी है कि इस नियुक्ति से सीजेआई को आखिर क्यों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया है और क्यों सरकार की तरफ से 2 लोग इसमें शामिल रहेंगे। प्रशांत भूषण की याचिका है, सुनवाई होनी है 19 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उससे पहले इस पर किसी भी ढंग का विचार न किया जाए। लेकिन क्या यहां जो कानून मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर सरकार जवाब देगी? यह बड़ा सवाल है। आपको बता दूं
कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को सुनवाई करने वाला है। लेकिन इस सुनवाई से पहले ही सरकार जिस तरह से नए आयुक्त की नियुक्ति की तैयारी कर रही है, उससे जाहिर हो रहा है कि चुनाव आयोग को फिर अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश सरकार कर रही है। हालांकि अब बीजेपी की बेईमानी पर अखिलेश यादव ने रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, जरा वो भी सुन लीजिए। अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका। इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा। अखिलेश यादव ने वाराणसी में पत्रकारों से चर्चा में आज ये बात कही। आज एक और जरूरी बात अखिलेश यादव ने कही है, जो मोदी के प्रवासी भारतीयों की स्थिति पर सवाल भी है। जरा सुन लीजिए ये बयान भी, पलायन वाली बात। और मोदी जो कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे थे, लेकिन यहां अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बता रहे हैं, और मेक इन इंडिया सफल बता रहे हैं, डिजिटल इंडिया सफल बता रहे हैं, स्टार्टअप सफल बता रहे हैं, और तमाम योजनाएं अपनी सफल बता रहे हैं। तो फिर भारत से छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग, पलायन क्यों कर रहे हैं? सारी योजनाएं सफल बता रहे हैं तो आखिर पलायन क्यों हो रहा है, लोग यहां से हिंदुस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं बाहर, यह बड़ा सवाल पूछा है अखिलेश यादव ने। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता मोदी को कई मुद्दों पर घेर रहे हैं, अदानी, प्रवासी भारतीय, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, इन सब को लेकर मोदी पर सवाल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी अब इस इंतजार में है कि मोदी के लौटते ही वो दिल्ली में सीएम बनाने की तैयारी शुरू करे। हो सकता है 2 दिन में दिल्ली के सीएम चेहरे पर बीजेपी मुहर लगा दे। लेकिन सवाल यह भी है कि जनता ने बीजेपी पर जो जीत की मुहर लगाई है, क्या मोदी उसका मान रख पाएंगे? लेकिन इन सब से इतर आखिर इतनी हड़बड़ी में अमेरिका जाने वाले नरेंद्र मोदी को अमेरिका में मिला क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीखे सवाल लेकर क्या आए? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। और हमारे साथ सीधे यूएस से हमारे साथी आज एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े हुए हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम हमारे साथियों को। देखिए, सलीम रिजवी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। एक लंबे इंतजार के बाद हमारे दर्शक भी आपका इंतजार करते रहे हैं बीच बीच में, तो इसलिए बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि अलसुबह वहां न्यूयॉर्क में और आप जगह हैं, इस स्पेशली जगह है और एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हिस्सा आप ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इधर सुनील शुक्ला जी हैं, उनका नाम ठीक कर लीजिए। सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, प्रयागराज कहूं, सॉरी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इलाहाबाद कह दूंगा तो पता नहीं किसको तकलीफ हो जाएगी, कौन क्या कह दे कर दे, इसीलिए प्रयागराज। लेकिन प्रयागराज आज की तारीख में काफी चर्चा में है। अभी आप सबको पता होगा कि प्रयागराज में क्या हुआ। कल डुबकी लगाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई बताया जा रहा है। सुनील जी और बेहतर बताएंगे। और सुनील जी रोज डुबकी लगा के आ रहे हैं गंगा में, बहुत ज्यादा पानी तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, ऐसा कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। 46 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए गंगा में, पानी बचा है कि नहीं बचा है, बताइएगा आप। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। अमलेंदु जी हमेशा की तरह जिस कैप में दिखाई देते हैं, अब हालांकि गर्मी आ गई, दिल्ली में भी गर्मी का आलम है, लेकिन कैप वही है। अमलेंदु जी बीच बीच में अपनी उसी टोपी में आते हैं। कोई बात नहीं, आप तमाम साथियों का स्वागत है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं सलीम रिजवी साहब के पास। सलीम जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी भारत लेकर आ क्या रहे हैं? और दूसरी चीज, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सवालों का जवाब नहीं देना पड़ा था नरेंद्र मोदी जी को। आज एक पे एक सवाल पूछे गए और हाथ भी चलने लगे थे नरेंद्र मोदी के। खासकर गौतम अदानी के सवाल में वो बिल्कुल हाथ चला के, और जिस ढंग से बोल रहे थे, लग रहा था कि
आज कुछ गड़बड़ कर जाएंगे, अगर और सवाल पूछ दिए गए, रिपीटेड सवाल हो गए या काउंटर सवाल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या कुछ है उधर यूएस में और इस यात्रा से क्या कुछ निकल के आता है? देखिए, जैसा उम्मीद की जा रही थी कि मोदी साहब यहाँ आएंगे, तो ट्रंप आप जानते हैं एक बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल किस्म की उनकी जो है अप्रोच रहता है। तो वो पहले ही से कह रहे थे कि भाई मैं सबको जो है उस तरह की टैरिफ लगाऊंगा जितना वो लगाते हैं। तो यही उम्मीद की जा रही थी कि भाई मोदी साहब जाएंगे और जो है उनके प्रॉब्लम सामने वो ट्रंप साहब के सामने सब कुछ मान लेंगे जो वो कहेंगे, और तकरीबन वैसे ही कुछ हुआ है। अब आप देखें, जो वो चाहते थे बेचना, वो ये समझौता करके उन्होंने कहा कि भाई चलें आप ऑयल और एलएनजी जो है वो यहाँ से ज्यादा खरीदेंगे। और ये जाहिर है कि अब जानते हैं रशिया से भी भारत ज्यादा खरीदता है। इसके बाद आर्म्स की बात, तो आर्म्स में भी कह रहे हैं कि साहब बिलियंस ये खरीदेंगे, और F-35 का भी जिक्र है जिसपे सवाल उठाए जाते हैं कि भाई वो किस हद तक सही है, वो पूरा एज अ मशीन। उसके अलावा डिपोटेशन का मामला जो है उसमें ये सोचा जा रहा था कि भाई कुछ तो आप जिक्र करेंगे। इतना बड़ा मामला था वो, एक ट्रैजिक मामला, इतने लोग जो हैं 104 लोग, एक भी हो जिस तरह से वो ले आए गए जहाज में और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री की हैसियत से मोदी जी को ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई एक प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो ये बात उठाएंगे कम से कम किसी हद तक। जैसा आपने भी जिक्र किया कि ट्रंप साहब बगल में खड़े हुए थे, उनसे ये कहते या कुछ बताते कि भाई मैंने जिक्र किया है कि इस तरह ना करें। इमिग्रेशन पे तो उन्होंने लेक्चर दिया कि भाई क्यों आते हैं वहां से माइग्रेंट्स, लेकिन ये भी तो बताएं कि भाई प्राइम मिनिस्टर आप हैं, लोग आते क्यों हैं फिर? ये कैसे लोग हैं कि किस तरह के मासूम लोग हैं कि उनको वहां पर हरा बाग, सब्ज बाग दिखा दिया जाता है और जन्नत दिखा दी जाती कि चलो भाई अमेरिका, और वो करोड़ों की जायदाद और सब कुछ कर्जा लेके और फिर चले आते। ये क्या पहली बार हो रहा है? ये 10 साल तो मोदी जी को 10+ ईयर्स हो गए हैं। तो ये सारी चीजें अब इस तरह की बातें करना, तो वो एक बड़ी अजीब सी बात लगी कि भाई बजाय इसके कि आप इस पर जोर दें कि जो लोग हैं ठीक है आप अपना कानून के तहत निकालें, लेकिन उनके साथ इस तरह का बर्ताव तो ना करें। उनको हथकड़ियों में, चेन में इस तरह जकड़ के घंटों, और ना खाने का कुछ है सुध है, ना पीने का, ना जो और जरूरियात होती हैं पूरे 40 घंटे गुजारने में। तो ये सारी चीजें जाहिर है कि बड़ी हैरत वाली बात थी, और दिस इज शॉकिंग, और बहुत हैरत हुई। और पता नहीं ऑपोजिशन वहां पर किस हद तक सवाल पूछेगा, लेकिन एज अ गवर्नमेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए जी। अभी आपने जिक्र किया, कल एक फ्लाइट आ रही है, फिर इसके चंद दिन के बाद से एक और फ्लाइट आ रही है, और अमृतसर में शायद खबरें हैं कि उतरेगी वो, और कितने हैं अभी ये नहीं मालूम लोग उसमें, लेकिन जाहिर है कि 104 एक फ्लाइट में बेच चुके हैं, तो उसी तरह से कुछ उम्मीद की जा रही है। तो जाहिर है आपने देख लिया कि ट्रंप साहब जो चाहते थे वो उन्होंने इनको बिकवा दिया और कहा कि भाई तेल और आर्म्स हमसे खरीदें, रूस के पास ना जाएं, हमारे सबसे आप बड़े बायर बने जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और टैरिफ आप जितना लगाएंगे हम उतना लगाएंगे। बार बार उन्होंने जिक्र किया। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा कि भाई आप ऐसा ना कीजिए, और ये कैसी दोस्ती है, ये कैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ये आप दम भरते हैं। जाहिर है उन्होंने, आपने देखा कि एक पुलिंदा दिया है, कहा कि आप जब पहली बार आए थे यहाँ हाउडी मोदी में, उसकी फोटो है इसमें, आवर जर्नी टुगेदर नाम की एक किताब है। और दूसरा एक 2020 में जब नमस्ते ट्रंप हुआ था, आपको याद होगा, तो ट्रंप साहब गए थे वहां, तो वो सारी तस्वीरें, और उसमें साइन किया उन्होंने कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, बड़ा बड़ा अपने हाथ से ही लिखा लग रहा है, और फिर साइन किया है उनकी जो बड़ी स्टाइलिश साइन होती है ट्रंप साहब की, और वो दिखा रहे हैं फोटो, बाकायदा रिलीज की गई है फोटो ये। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं, तो इसमें कम से कम ये सारी जो टैंजिबल बातें हैं तो करना चाहिए था। तो पता नहीं किस तरह लिया जा रहा है वहां। मुझे जाहिर है ऑपोजिशन तो आवाज उठा रही है, लेकिन किस हद तक इस पे आवाज उठेगी अभी देखना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किस ढंग से और यहां अपोजिशन इसको लेता है। राहुल गांधी ने अदानी के मसले पे, अदानी पर जो सवाल पूछा गया इस पर जरूर घेरा है। क्या इस मसले को वहां भी उठाया गया? सवाल तो पूछा गया पत्रकारों के जरिए, लेकिन यूएस में क्या कुछ कहा जा रहा है? मैं समझ रहा हूं कि उसके बाद रात का वक्त और
उतनी चीजें, जिन गतिविधियों में हम लोग यहाँ उलझ गए वो वहाँ आप लोग नहीं उलझे होंगे। लेकिन फिर भी सवाल ये बनता है कि अदानी का मामला तहव्वुर राना का मामला, फिर फाइटर जेट का, और ऐसे तमाम टैरिफ का मामला, और एक इंपॉर्टेंट बात कि क्वाड और ब्रिक्स को ये लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि वो खत्म हो जाए। इसको लेकर कुछ खबर है क्या? क्योंकि रशिया और चाइना ये दोनों तो साथ साथ नजर आते हैं ब्रिक्स में और काफी मजबूत हैं, लेकिन इंडिया को साधने में और जिस ढंग से नरेंद्र मोदी टाइम लेकर गए, ये भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट पहलू है सलीम साहब, कि समय मांगकर, और ये चाहते थे कि जाएं और पहुंच गए। 20 तारीख को शपथ लिया है, इन्होंने शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को, आज 14 फरवरी है, महीना भी नहीं बीता है कि नरेंद्र मोदी वहां चले गए, पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी आतुरता, व्याकुलता वो नजर आ रही थी नरेंद्र मोदी की, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां बुलाए नहीं गए थे शपथ ग्रहण समारोह में। इन सब का भी कोई असर, प्रतिक्रिया लोगों में, बुद्धिजीवियों में, थिंक टैंक में कुछ आपकी बातचीत हुई हो? जो मीडिया जिस तरह ट्रीट कर रहा है, और कल से जब ये खबरें आई कि भाई एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई थी, तो बताया गया था कि भाई डिफेंस जो है एक अग्रीमेंट हो रहा है, और काफी फोकस है ट्रंप साहब का कि काफी सामान, जो सैन्य सामान है डिफेंस क्षेत्र से रिलेटेड, वो खरीदे इंडिया। तो इसमें बड़ी खुशी, कई चैनल्स मैंने देखा कि वो बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे कि भाई ये तो देखिए अमेरिका के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि ये इतने सामान, इट्स रियली वेरी गुड। और उसके साथ साथ ये कि अब तेल भी यहाँ से जाएगा, ज्यादातर सबसे जो खरीदारी होगी तेल, एलएनजी और ऑयल गैस और एलएनजी, तो वो अमेरिका से इंडिया जाएगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो भी हमारे लिए अच्छी है। ये अमेरिका में काफी इसकी चर्चा है कि इससे टेररिज्म के जो वाकयात हैं उन सबको रोकने में मदद मिलेगी, और जाहिर है कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री। लेकिन ये सब चीज के साथ जैसा आपने कहा कि वो जाहिर है पूरा मोदी जी का एक डिमीनर ऐसा लग रहा था कि वो बड़े आतुर थे, और जिस तरह से वो बार बार लेकिन एक चीज है राजीव जी यहाँ पर, क्योंकि जब से ट्रम्प जी आए हैं इस टर्म में, तो पूरी दुनिया बड़ी परेशान है कि उनकी जो खास काम करने की स्टाइल है कि एक तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्या कर देंगे कुछ नहीं मालूम, और बिल्कुल अनकन्वेंशनल है, कैसे क्या करेंगे कोई भी ना, इंटरनेशनल कानून की कोई धज्जियां वो उड़ाने में गुरेज करते हैं, ना ही तो कोई नॉर्म्स का वो ख्याल रखते हैं। तो ये लोग बड़ा परेशान थे यूरोप में भी कि भाई ये किस तरह से डील करें इस शख्स से, तो सब यही तरीके ढूंढ रहे थे। तो एक जो चर्चा में है ये बातें, तो सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनको थोड़ी थोड़ी इनकी तारीफ आप करते रहें तो वो काफी उनको बेहतर महसूस होता है। और वो जो है बहुत टैक्टिक के तौर पे मुझे लग रहा था कि मोदी साहब ने भी उसको यूज किया। अगर आप गौर करें तो कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये किया, प्रेसिडेंट ट्रंप लीड कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मागा जैसे किया वैसे हम मीगा करेंगे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और प्रेसिडेंट उनको पूरा क्रेडिट देते हुए इन्होंने कई बार तो, और आप उनका रिएक्शन अगर देखें ट्रंप साहब का, तो जब उनका नाम आता था तो वो टिपिकल है, क्योंकि हम इनको जमाने से फॉलो कर रहे हैं, तो इनकी एक चीजों से वो पूरी सामने आ जाती है कहानी, तो वो खुश हो जाते हैं। और ये सारी चीजें मैटर करती हैं चूंकि वो अपने से रिलेटेड जो भी बातें हैं उससे सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं। आपको याद होगा कि मोदी जी को इन्होंने कहा था इलेक्शन के दौरान कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग, ही विल मीट मी नेक्स्ट वीक। वो साहब इनको इस कदर गुस्सा चढ़ा कि मोदी साहब मिलने नहीं आए, और वो जाहिर है कि मोदी साहब नहीं मिलने गए थे कि इलेक्शन का जमाना है। और वो अब की बार ट्रंप सरकार से ऐसे ही वो बड़े परेशान थे, कह चुके थे एक बार, तो अब की वो बाइडेन साहब से मिलके और फिर वो चले गए थे, और ये कह चुके थे पूरे मीडिया में। इनको बड़ी शर्मिंदगी हुई, और ये सब चीजें भूलते नहीं है ट्रंप साहब, ये सारी चीजें जो है वो बख्शते नहीं है फिर। तो ये सारी बातें तो हुई, लेकिन जो अडानी का आपने कहा, और दूसरा जो इस पूरे मामले में जाहिर है कि FCPA जो इन्होंने पॉज किया है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है, अगर आप देखें इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि भाई ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी प्रेरोगेटिव्स है प्रेसिडेंट के, वो प्रिजर्व किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी प्रेरोगेटिव्स मतलब ये कि अगर हम इंडिया से रिलेशंस डैमेज नहीं करना चाहते, और ये इस डिस्पेंसेशन के साथ मोदी सरकार के साथ हमें डील करना है, तो हो सकता है कि आप ये सुने कि भाई अडानी साहब का जो केस है वो खत्म हो गया।
तो ये इस तरफ भी जा सकती है बातें, यहाँ चल रही हैं इस बातें। इसमें आपको एक मिसाल मैं दे दूं, यहाँ न्यूयॉर्क में मेयर हैं इस वक्त एरिक एडम्स, उन पे 45 केस चल रहे हैं करप्शन के, और साहब उनको फेडरल लेवल पे भी तमाम बड़े एडवांस स्टेज पे केस थे। वो ट्रंप ने से उन्होंने अपना माफी तलाफी कर ली, है डेमोक्रेट, और मारा लागो जाके फ्लोरिडा में मिल लिए, और जो भी किया हो, कहा जा रहा है कि पैर पड़ लिए कि सर आप जो कहेंगे करेंगे और आप प्लीज इससे मुझे निजात दिलाएं। और वो उनको जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है भाई इनका केस खत्म कर दो। और पूछा गया, जर्नलिस्ट ने पूछा ये क्या मामला है भाई, ये क्या तरीका है, करप्शन के केसेस हैं। तो उन्होंने साफ कहा, अटॉर्नी जनरल जो पैम बॉन्डी है, ट्रंप की अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा भाई देखिए वो हमारे एजेंडे को, हमारी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम वो सब काम करेंगे जो कि हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा, एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, साफ उन्होंने कहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ट्रैजेक्टरी क्या है, इनका अप्रोच क्या है इस तरह के केसेस। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ समझ में आता है कि स्ट्रेटेजी इनकी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी क्या है, ये समझने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज की जो ये दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते थे और क्या करके आ रहे हैं। लेकिन क्या जो भारतीय लौटेंगे, कल जो दूसरा खेप आएगा, दूसरा लॉट आएगा भारतीयों का, वो क्या वैसे ही जंजीरों से जकड़ा हुआ आएगा या अब कम से कम इतनी छूट रहेगी, ये कल हम देखेंगे। अमृतसर में दूसरा लॉट भी उतरना है, और प्लेन कौन सा होगा, क्या वही सैनिक प्लेन 40 घंटे का सफर जिसमें आराम से आप बैठ नहीं सकते हैं, सामान ढोने और सैनिकों को यहां से वहां कुछ घंटे में पहुंचाने के लिए जिस प्लेन का इस्तेमाल होता है वही होगा या कुछ और होगा। ये सब कुछ देखेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, क्योंकि उनकी बातों से तो साफ समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वहां विरोध जता पाए कि आपने हमारे देश के नागरिकों के साथ जानवरों जैसा बिहेव किया है, ये नहीं कह पाए। ये दुखद है। इधर हमारे साथी समीर आत्मज जी भी जुड़ गए हैं। समीर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और प्रशांत जी और सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जरा जल्दी से डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, बात इधर राजीव कुमार की भी करेंगे हम, और सबसे बड़ी चीज कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने यह कहा है कि 19 तारीख को सुनवाई करेंगे, उससे पहले कोई भी फैसला नहीं लेगा। लेकिन फैसला तो दूर, यहां या उनकी बात सुनना तो दूर, यहां सीधा सीधा नोटिफिकेशन है कि 17 तारीख को कानून मंत्रालय ने बैठक बुला ली है नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए। बहुत हड़बड़ी है, उस पर भी बात करेंगे। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और 403 और बाकी उन सब पे भी चलेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप के सामने अदानी पर पूछा गया सवाल, नरेंद्र मोदी हाथ दिखाने लगे, क्या कहेंगे? यही सबसे प्रमुख बात यही है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, अडानी, क्या होने जा रहा है, क्या मोदी हासिल करके आए हैं। देखिए, इनका जो समर्थक मीडिया है वो जो भी कहता रहे, ये अमेरिका यात्रा भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के हितों की रक्षा करने के हिसाब से कंप्लीट फेलियर है, पूरी तरीके से विफल है। एक चीज में ट्रंप जरूर कामयाब हो गए, और वो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले गए नरेंद्र मोदी से 11 साल में पहली बार। ये शाबाशी ट्रंप साहब को देनी चाहिए। ये वो करा ले गए काम, ये काम कोई और नहीं करा पाया, ना राहुल गांधी करवा पाए, ना बाइडेन करवा पाए। अब अडानी का जो मामला है, पहली बात की एम्बैरेसमेंट है कि अगर प्रधानमंत्री से सवाल ये आ जाए व्हाइट हाउस में, तो ये एम्बैरेसमेंट है। और व्हाइट हाउस के प्रेस कॉर्प्स का सिस्टम क्या है, सलीम साहब बताएंगे। प्रेस कॉर्प्स का सिस्टम ये है कि वहाँ तय होता है सवाल कौन पूछेगा, क्या पूछे जाएंगे, ये इनफॉर्मल डिस्कस हो जाता है। वो उनके वहीं कैंपस में उनका ऑफिस है, व्हाइट हाउस में ऑफिस है उनका, साउथ गेट में शायद, और वही तय होता है। तो प्रेस कॉर्प्स की तरफ से ये सवाल आया है नरेंद्र मोदी के लिए, अडानी का मामला। और ये सवाल तब आया है राजीव जी, जब अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को सस्पेंड किया गया है, जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि अडानी पे जो मुकदमे वहां चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। मेरी समझ से
अडानी के जो पार्टनर थे, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में घूस दी, वो क्योंकि अमेरिकी नागरिक हैं, उनको तो राहत मिलेगी। अडानी जी पे जो मुकदमा है वो इन्वेस्टर से झूठ बोलने का मुकदमा है, उनको धोखे में रखने का मुकदमा है, और वो जस्टिस डिपार्टमेंट का मुकदमा है। उस मुकदमे के दौरान ये सवाल आया है और ट्रंप के सामने सवाल आया है, इसका इम्पैक्ट अडानी के मुकदमों पे भी होगा और प्रधानमंत्री का एम्बैरेसमेंट तो वहाँ हुआ ही, किरकिरी तो हुई पूरी दुनिया के सामने। अब आते हैं जी ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप ने क्या क्या दिया। देखिए आज जो है डॉलर का कीमत 86 रुपए 60 पैसे है लगभग, जी 88 रुपए पहुंचने वाला था। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $4 बिलियन के रुपए खरीदे हैं उसको कम करने के लिए, डॉलर की कीमत को। जी और अब जो ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये रुपये को डॉलर के मुकाबले और कमजोर करेगा, क्योंकि अब ट्रेड बैलेंस बनेगा। और ट्रेड बैलेंस आपको बनाना है तेल की खरीद से और डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद से। वो बड़े आपके गुड्स होंगे जो आप अमेरिका से खरीदेंगे, डॉलर में खरीदने हैं वो। उसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो नॉन डॉलर तेल आप खरीद रहे थे ईरान से या रशिया से, उसमें कमी करनी पड़ेगी, तो डॉलर आपको और खर्च करने पड़ेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है। देखिए बहुत ही इसमें ट्रंप की जो पिछले कुछ दिनों की जो बयान है उनको आप गौर कीजिए, और कैसे उसने नरेंद्र मोदी के सामने इनको एम्बैरेस किया, इनको छोटा दिखाया। ट्रंप आपको याद होगा कह रहा था कि हम मैक्सिको के खिलाफ, चाइना के खिलाफ और कनाडा के खिलाफ टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स के कंट्री अगर नॉन डॉलर ट्रेड करेंगे तो हम 100% टैक्स लगाएंगे। जी इंडिया का नाम स्पेसिफिक नहीं ले रहे थे ट्रंप। आज उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि रेसिप्रोकल टैक्स, यानी जितना टैक्स आप हमें लगाओगे उतना ही हम भी लगाएंगे। सामने सामने खड़े होकर कह दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो GATT और उसके बाद WTO में टैक्स रिजीम बना, उसकी चर्चा लंबी हो जाएगी, उसको मैं नहीं करूंगा। लेकिन भारत के लिहाज से ये बड़ा मुश्किल होगा जी उसको मैच करना। भारत के गुड्स की जो बनारसी साड़ी होगी या कोई और बर्तन होंगे, मुरादाबाद के आर्टिफैक्ट्स होंगे, उनकी डिमांड तो, ड्राई फ्रूट्स की डिमांड तो होगी अमेरिका में। टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। सरकार ने 8,000 रुपये खर्च किए हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मोबाइल फोन बनाने के लिए भारत में। भारत का बना मोबाइल अमेरिका में कौन खरीदेगा? उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। तो भारत को ट्रेड डेफिसिट को बराबर मैच करने के लिए अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि टेक्नोलॉजी समेत। तो और ये अप्रैल से चालू हो जाएगा सिस्टम, यानी अप्रैल के बाद से रुपये की कीमत को डॉलर के खिलाफ रोकना, कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात, अब जो प्रवासी भारतीयों वाली बात है, वो बहुत ही दुखद है कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहां खड़े होकर व्हाइट हाउस में भारतीयों को डिफेंड नहीं किया, भारतीयों की वकालत नहीं की। बहुत दुखद है। मुझे याद आता है कि सुनील जी को भी याद होगा कि इंदिरा गांधी रोनाल्ड रीगन के सामने व्हाइट हाउस में खड़ी थी, और तब तो कोल्ड वॉर का जमाना था, और उन्होंने रीगन के मुंह पे कह दिया था कि हमारी रशिया से दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, और हम महाशक्तियों के आर्म्स के भंडार, हथियारों के भंडार की मुखालफत करते रहेंगे। हम विश्व शांति के लोग हैं, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के लोग हैं।
रीगन के सामने खड़े होकर उन्होंने ये बात कह दी थी। जी। ये हिम्मत, ये कन्विक्शन, ये हिम्मत होती है तब आपको भारतीय होने पे गर्व होता है कि देखो आपका प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के बगीचे में खड़े होकर उसके मुंह पर ये बात कह रहा है। नरेंद्र मोदी ये नहीं कर पाए। ये जो 7.5 लाख इंडियन हैं वहां पे, भारतीय हैं, उन्होंने भारत का कोई कानून नहीं तोड़ा है। अमेरिका कोई कानून तोड़ा होगा हम भी जानते हैं। हमारे नागरिक हैं और निर्दोष हैं हमारे लिए। कोई माँ बाप अपने बच्चे को कहता है बुरा है? तो सवाल ये है कि वो सिंपल सी बात है प्रशांत जी, सिंपल सी बात है। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज होता है। बीमार कैसे पड़ा ये नहीं बताया, वहां पर इस पर रिसर्च नहीं होता है, वो बाद में कर लेंगे, पहले एसओएस चाहिए। यहां एसओएस की बात नहीं करके नरेंद्र मोदी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करने लगे। और दोनों प्रेसिडेंट ट्रंप और मैं, हम लोग, भाई आप कहना क्या चाह रहे हो? आप यहां पर सीधा सिंपल शब्दों में आपके जो प्रवासी भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं वो ससम्मान वापस आए, इसकी बात आप कीजिए। और उसके बाद आप हिंदुस्तान में रोकिए उन लोगों को जो इनको इलीगली भेज रहे हैं। आप हिंदुस्तान में कानून बनाइए। आप ट्रंप के साथ कानून बनाने तो वाले हैं नहीं। ये मामला ट्रंप का नहीं है, मामला हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के लोग भेज रहे हैं तो आप यहां देखिए, आइए हिंदुस्तान लौटिए, लेकिन कम से कम उनको ससम्मान वापस, उनके पैरों में जंजीरें और हाथ में हथकड़ियां पहना करके अगर ला रहे हैं तो ये कहां से सम्मान है? बिल्कुल, देश की जनता को राजीव जी समझना चाहिए कि देखिए भारत के लिए बांग्लादेश से सीमा पर के आने वाले लोग समस्या हैं, वो गैर कानूनी है। श्रीलंका से तमिलनाडु पहुंचने वाले लोग गैर कानूनी हैं, वो घुसपैठिया हैं। हमारे नागरिक अमेरिका में हमारी समस्या नहीं है, ये ट्रंप की समस्या है। और ट्रंप ताकतवर है, अमेरिका ताकतवर, उसे निपट सकता है। सवाल यह कि आपको ट्रंप की समस्याओं से हमदर्दी दिखाने की क्या आवश्यकता है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तकलीफ हुई सुन के, जब नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में खड़े होकर भारतीय नागरिकों कह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स, और अमेरिका खुद उनको इलीगल नहीं कहता है, अमेरिका उनको अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स कहता है। सलीम जी बताएंगे अभी, यानी जिनके पास कागज नहीं है, उनको गैर कानूनी और अवैध नहीं कहता है जी। आप अपने देश के लोगों को इलीगल कह रहे हैं और एक भी बार आप ये नहीं कह रहे कि उनको कैसे लाया गया या ये मुद्दा उठाएंगे। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे जी, अभी पिछले सप्ताह लगभग 2000 पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों से भेजे गए, अमेरिका से भेजे गए, सऊदी अरेबिया से या कई और कंट्री से भेजे गए पाकिस्तानी नागरिक, बिना हथकड़ी बेड़ी के भेजे गए हैं। बिल्कुल, हमारे नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी पहना के भेजा। वेनेजुएला गए हैं सलीम जी, और बताएंगे, वहां भी गए हैं बिना हथकड़ियों के, और वो भी उनके ठीक ठाक प्लेन में बैठ के गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आखिर क्या हो गया? कम से कम भारत सरकार को इसका जवाब तो देना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है। सलीम जी, सही कह रहा हूं जो हम लोग बात कर रहे हैं? सलीम भाई ये बताइए कि क्या सचमुच दूसरे देशों में मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत ही शानदार, अपने देश के हिसाब से देखें तो बहुत ही शानदार भाषण दिया और वहां के लोगों को, अपने देश के लोगों को जगा दिया। मैक्सिको, वेनेजुएला और दूसरे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं इन सबको। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान, सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री आज की तारीख में, चाइना से आगे निकल गए, हमें बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये जो भाषा थी, जो आज जो उनका वक्तव्य था, इस पर भी कोई चर्चा है क्या? देखिए, यहां पर तो ये है चर्चा कि भाई ट्रंप साहब सब देशों के लोगों को भेज रहे हैं जो यहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और जिनका कि अभी फिलहाल शुरुआत ये है कि भाई कोई क्राइम किया हो, तो ये तो शुरुआत है। लेकिन वो रुकेंगे नहीं यहाँ, उनका ये पूरा साफ तौर पे कह चुके हैं, जो टॉम होमन है इनके आइस डायरेक्टर, कह चुके हैं कि भाई ये तो दायरा हम बढ़ाएंगे इसको, ये अभी क्रिमिनल्स है, फिर उसके बाद हम जो यहाँ रह रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करके आए हैं बॉर्डर से,
उनको हम चाहे क्राइम यहाँ किया हो नहीं किया उनको पकड़ेंगे, जो भी आ जाएगा। और ये नहीं कि भाई कहीं जा रहे हैं रेड मार रहे हैं जिसके लिए गए उसको लेके आए, नहीं, वहां जितने धरे जाएंगे अगर नहीं है कागजात सही तो वो डिपोर्ट किए जाएंगे। और आपने जिक्र किया कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सब ने, कोलंबिया के तो प्रेसिडेंट ने बाकायदा अपना एयरक्राफ्ट भेजा, पहले इनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को वापस किया। होता यह है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जब आता है तो पहले से पूरी उसकी सब बातें होती है दोनों देशों के बीच। तो वो आ रहा था कि ये गोल्फ खेल रहे थे, इनको पता चला कि नहीं, वो तो वापस कर दिया उन्होंने, मोड़ दिया। और मोड़ा तो वो वापस आके कहीं पे कैलिफोर्निया में उतरा था। तो इन्होंने गुस्से में सारे सैंक्शन वगैरह लगा के कोलंबिया को बिल्कुल परेशान कर दिया। अब जाहिर है कि छोटा सा मुल्क, तो वो उन्होंने कहा ठीक है हम अपना जहाज भेजते हैं। उन्होंने अपना जहाज भेजा, कहा कि हम इस तरह से नहीं लाएंगे उनको। अपना जहाज भेजा, उस पर बड़े इज्जत से उन सबको बैठाया और लेके आए। उनको जब उतरे तो सब उनको चीजें पकड़ाई और बताया कि आपको यहाँ पर क्या क्या मदद की जाएगी नौकरी में और दूसरे चीजों में। ये एक चीज हुई। वेनेजुएला में भी यही हुआ। वेनेजुएला गया है तो वहां पर बाकायदा सब खड़े हो गए उनके मिनिस्टर्स ऑफिशियल सब उनको लेके आए बड़े अपने जहाज से, बड़े आराम से बैठ के, और फिर सबको जो है वो चीजें दी गई कि भाई आप आराम से ये सब चीजें लें क्योंकि इतने देर से आप आए हुए हैं और आपको आगे भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा, यहाँ मदद की जाएगी। तो ये तरीका होता है, कोई भी अगर मुल्क है वो अपने नागरिकों के साथ ऐसे पेश आना चाहिए। नहीं, आई मीन प्रशांत जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आप खड़े हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस में और अभी का वाकया है और आप पे जरा भी कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ उस पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। वह नागरिक इंसेंस हम लोग को सोच के बड़ा गुस्सा और शौक लगता है कि ये क्या है भाई जी। और उनको जरा भी एहसास नहीं हुआ। तो वहां पर यही है कि वो बिल्कुल लग रहा था कि साहब ट्रम्प साहब जो कहें जो चाहें वो करने के लिए तैयार हैं। वो हाँ मिलाने में लगे हुए थे और जो कुछ भी उन्होंने दिया सब साइन करके वो तेल भी खरीद लेंगे, डिफेंस के भी इक्विपमेंट कर लेंगे, जो 35 अरब डॉलर की डेफिसिट है उसको भी, जो है ट्रेड डेफिसिट, उसको भी हम कम कर देंगे जैसा आप कहें। तो ये तो एटीट्यूड लग रहा था वहां, तो बहुत ही अफसोस की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास सलीम भाई, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ और भी साथी इधर समीर जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी। सुनील जी आपके पास आता हूं, लेकिन पहले जरा समीर जी, अमेरिका की यात्रा, हम इधर भी सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ भी चलेंगे, वहां जो कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन अमेरिका और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर नरेंद्र मोदी लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं, उसमें खास बात कि अदानी का सवाल पूछा जाए और प्रवासियों की बात, प्रवासी भारतीयों की बात पूछी जाए, तो यहां पर साफ साफ नजर आता है कि नरेंद्र मोदी वहां दबे हुए, खुद को थोड़ा सा झुकाए हुए नजर आए। भारत में इसकी क्या प्रतिक्रिया है समीर जी? राजीव जी, भारत में वही प्रतिक्रिया है जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और आप ये देखिए कि अमेरिका में विपक्ष की तरफ से तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राहुल गांधी ने, खासकर यहाँ पर अडानी वाले मामले पर उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। और लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है कि ये पहली विदेश यात्रा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। एक तो अमेरिका में, सलीम भाई और बेहतर बताएंगे कि वो हाउडी मोदी टाइप का या मेडिसन स्क्वायर टाइप का कोई प्रोग्राम तो हुआ नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। अगर हुआ होता तो पूरी दुनिया देखती, और पूरी दुनिया भले न देखे, हम लोग तो जरूर देखते उसको। उस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। और वो जब आ भी रहे हैं, वो गए वहां पर, तो उसकी चर्चाएं यहाँ उनके तमाम समर्थक भी कहीं से करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें उनके समय, जिस अभी लगातार मैं सुन भी रहा हूं कि क्या बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। एक बहुत उस बात को देख रहा था कि बगल में खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो टैरिफ को लेकर जो उन्होंने बातें कही कि इंडिया की तरफ से और इंडिया जैसे दूसरे देशों की तरफ से जो टैरिफ लगाए जाते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही गलत है और एक तरफा है, ये नहीं स्वीकार किए जा सकते। इस तरह की भाषा में वो बातें कर रहे थे, यानी पूरी तरह से उसको खारिज तो कर ही रहे थे। लगाएंगे टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात उन्होंने की ही, इसको भी बताया कि ये जिस तरह का अभी हमारे साथ ट्रेड हो रहा है वो कितना गलत है। यानी हमारी जो पूरी की पूरा सिस्टम है, जो ट्रेड का सिस्टम है, बिजनेस पार्टनर
अमेरिका जिस तरह से उनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर हमारी पॉलिसीज की किस तरह से आलोचना कर रहे हैं, घटिया बता रहे हैं और प्रधानमंत्री उसको सुन रहे हैं। बड़े हैरानी की बात है और बहुत ही आश्चर्यजनक बात। दूसरी बात, एक जो जिन चीजों पर कहा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तक जो रहा है ट्रेड हमारा रिलेशनशिप वो तो ठीक है, ये चीजें हमसे खरीदेंगे और ज्यादा खरीदेंगे। भाई खरीदेंगे तो उसमें क्या किसका फायदा होने जा रहा है? हम अपने यहाँ का पैसा दे रहे हैं, डॉलर वैसे ही कहाँ पहुंच रहा है और उनसे खरीदेंगे और खरीद क्या रहे हैं? F-35 भी खरीदेंगे। आउटडेटेड है वो और बेहतर उसके बारे में कितने उसमें एक्सीडेंट्स हो गए हैं, वो खरीद के उसका क्या इस्तेमाल होगा उसको लेकर जो आपने कहा कि यहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, सोशल मीडिया अटा पड़ा है उसको लेकर। चूंकि पहले ही खबरें आई कि वो F-35 कितना आउटडेटेड जेट प्लेन है और वो एक तरह से खरीद के वो लाइबिलिटी बनने जा रही है। उसमें अगर कुछ होती, सर्विसिंग भी उसकी होती है तो यहाँ नहीं हो सकती है, उसको हम क्यों ले रहे हैं? अमेरिका में वो एक तरह से वो कबाड़ जैसी चीज है। तो ये सब चीजें और जो सबसे बड़ी बात ये कि बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी, वो लग रहा था कि न जाने किस दबाव में, किन परिस्थितियों में ये समझौता करना पड़ रहा है। बहुत निश्चित तौर पर बड़ी हैरानी की बात है, अफसोस की बात है। और एक बात और जो प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, कुछ समर्थक वर्ग अभी भी ऐसा है जो ये कह रहा है कि नहीं, ये तो मतलब ये उसको अभी भी वो अनप्रेसिडेंटेड ही बता रहा है। तो ये एक बात है, लेकिन पूरा हम ये देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं और सबसे बड़ी बात अब देखते हैं कि कल जो डिपोर्टेशन होता है किस तरीके से होता है। अगर ये उसी तरीके से हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है और इसको लेकर लोग एक बड़ा प्रतिरोध दर्ज कराएंगे। विपक्षी दल, राजनीतिक दल हैं, उनका प्रतिरोध दर्ज कराना तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है। लेकिन इसको लेकर आम आदमी में जिस तरह का गुस्सा है कि हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ उनको, हमारे नागरिकों को भेजा जा रहा है जैसे वो किसी देश के गुलाम हो, अपराधी। यही चर्चा हो रही कि अपराधी हैं, उनको सजा दो, गलत तरीके से गए उसके लिए उसको जो सजा हो। आप यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ के लिए वो अपराधी भी नहीं है, यहाँ आप कैसे भेज सकते हैं? और अगर आप ऐसे ही भेज रहे हैं तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इतना प्रोटेस्ट नहीं दर्ज करा सकते? या आप छोड़ो भेजने की जहमत उठाओ, हम खुद ही लेकर उनको जा रहे हैं जैसा दूसरे देशों ने किया है। तो ये बहुत इस चीज को लेकर निश्चित तौर पर एक बहुत गुस्सा है और प्रतिक्रियाएं बहुत ही तीखी आ रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस व्यवहार को लेकर कि आखिर वो क्यों इस समझौते को कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, क्या विवशता है। अडानी पर भी जो जिस तरीके का जवाब दिया गया, हालांकि उनके लिए हैरानी की बात थी, उनसे इस तरह का सवाल तो कभी पूछा नहीं जाता है इंडियन मीडिया में, और वो सवाल पूछ लिया गया। तो उस सवाल में हैरानी, लेकिन उसमें वसुधैव कुटुंबकम और तमाम जवाब देते देते आखिर में दिखाई पड़ गया कि अगर इस आदमी ने कभी भारत में ये सवाल पूछ लिया होता तो क्या होता उसका, या भारतीय मीडिया में किसी ने उस सवाल को पूछने की हिम्मत दिखाई होती तो क्या होता। उस पत्रकार का तो छोड़िए, वो जिस ग्रुप का पत्रकार रहा होता उसका क्या हाल होता। ये प्रधानमंत्री जी आखिर तक आते आते उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वो बता रही थी, और उस पर अगर कोई और एक क्रॉस क्वेश्चन अगर हो गया होता तो शायद उन अगली प्रतिक्रिया उनकी वही हो जाती जो यहाँ पर इंडिया में किसी मीडिया कर्मी के साथ हो सकती थी। और लोग कह रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये कह रहे हैं कि इसीलिए प्रधानमंत्री जी भारत में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ऐसे उल जलूल सवाल पूछ लिए जाएंगे जो नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो उस पत्रकार को ये भी बता रहे थे कि उसको जर्नलिज्म भी सिखा रहे थे। ये कौन सी बात होती है, तो पर्सनल रिलेशंस होते हैं। तो कहा जा सकता है अमलेंदु जी बेहतर तरीके से इसको बताएंगे कि उन्होंने कैसे वहां की मीडिया को भी समझाया कि जर्नलिज्म करना सीखो, कैसे पत्रकारिता की जाती है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जर्नलिज्म कैसे की जाती है, पत्रकारिता कैसे की जाती है, ये अमेरिका में, लेकिन इधर हिंदुस्तान में इसकी क्या प्रतिक्रिया है उसका ब्यौरा दे रहे थे समीर जी। आपके पास दोबारा आऊँगा। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूँ। दिन भर चर्चा में नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात, और उसमें भी सवाल और सवालों के घेरे में कहें तो नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस गए, और संकट में भाजपा इसलिए क्योंकि इधर
अब विपक्ष किस ढंग से ले रहा है उसका नमूना राहुल गांधी ने पेश कर दिया। और उसके अलावा आने वाले समय में अभी ये कहिए कि संसद का जो पहला पड़ाव, पहला सत्र है वो खत्म हो चुका है, दूसरे का इंतजार है, 10 मार्च से फिर शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट के आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरा के अगर मायने देखे जाएं तो क्या आपको दिखता है सुनील जी, क्या ये दौरा, ये अमेरिका की यात्रा इस वक्त इसकी जरूरत थी अगर देश के लिहाज से देखा जाए तो? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। जो सरकार जाती हुई सरकार के अंतिम दिनों में अपने विदेश मंत्री को वहां दौरे पे भेज सकती है, तो इस दौरे को लेकर क्यों सवाल पैदा कर रहा है आप? बाइडेन सरकार के गिनती के मतलब चुनाव हो चुका था, नई सरकार गठित हो चुकी थी, तब सम्मानित विदेश मंत्री जी वहां गए थे। ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आपके कूटनीति का यह आधार हो, यह सोच हो, तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि इस यात्रा को यह सरकार किस लिहाज से देखती है। प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा से आपको कितना वाणिज्यिक या व्यापार का फायदा हुआ, आपको नहीं हुआ? आदान प्रदान की चीजें कितनी गहरी हुई, कितना बेहतर हुआ? सबसे बड़ा सवाल होता है कि उस देश में आपके राष्ट्राध्यक्ष ने अपने देश की गरिमा कैसे स्थापित की। महत्वपूर्ण बातें होती है हमेशा से। और अगर आप सामने विजिटिंग कंट्री में अगर आप देश के गौरव को बचा नहीं रख सकते हैं, तो फिर आपके कुछ भी लेन देन का कोई माने नहीं है, फिर चीजें आपके ऊपर थोप दी जाएंगी। अगर प्रधानमंत्री जी, सवाल यह है कि जो अप्रवासी भारतीयों, गैर कानूनी रूप से अमेरिका में गए अप्रवासी भारतीयों को आपने वापस लाने का जो मुद्दा था, ये बहुत गंभीर विषय था, इसमें कोई चर्चा आपने नहीं की। और सवाल ये नहीं है कि जो अब आने वाले यात्री हैं वो अमेरिकी वायुसेना के जहाज से आएंगे या कमर्शियल जहाज से आएंगे, वो अमेरिकी जहाज से ही क्यों आएंगे। सवाल इस बात का है, इस पर गंभीरता से आपत्ति होनी चाहिए थी। अगर वो भारतीय नागरिक हैं और बांग्लादेश के पासपोर्ट पे गए हुए हैं, निश्चित रूप से गैर कानूनी लोग हैं। लेकिन भारतीय नागरिक अगर भारतीय पासपोर्ट से देश छोड़ा है तो अपने देश में कैसे गैर कानूनी हो सकता है? और अगर आप ये कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा सवाल है, बिल्कुल है, तो 10 साल से आपने किया क्या है? इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आपने कौन सी कार्रवाई की? यह प्रधानमंत्री जी की लगभग 11वीं या 12वीं अमेरिकी यात्रा होगी जब से वो प्रधानमंत्री बने। किसी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी भी किसी चरण में, किसी भी जगह पर, किसी भी क्षण गैर कानूनी तरीके से रह रहे अमेरिकियों से कहीं मुलाकात करने की कोशिश की कि उनके ऊपर क्या बीत रही है? जो भारतीय नागरिक अमेरिकी जेलों में बंद हैं विभिन्न अपराधों के आरोप में, उनके साथ दूतावास का कोई सहयोग आपने प्रदान कराया? तमाम देश खड़े होते हैं कि नहीं, आपको हमारे दूतावास का संपर्क देना पड़ेगा। हम भी कई राज्यों में, देशों में कहते हैं कि आपको हमारे दूतावास का संपर्क देना पड़ेगा। क्यों नहीं आप अमेरिका से बात कर सकते? आप तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, जहाज बेचेंगे, जहाज खरीदेंगे, ये चीजें हमेशा गौड़ हो जाएंगी जब देश के स्वाभिमान का सवाल आएगा। और हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप तो इतनी बात कर रहे हैं। मैं शशि थरूर साहब का एक बयान सुन रहा था, वो तो बड़े उत्साहित थे इस यात्रा से। उनका वो बयान मैंने सुना कि नहीं, इतनी अद्भुत यात्रा हुई है, जितने भी हमारे लक्ष्य थे सब पूरे हो गए। ये समीर कह रहे हैं कि जो जहाज खरीदा जा रहा है अमेरिका में कबाड़ा है। थरूर साहब कह रहे हैं कि एक आलिशान जहाज है, वो लड़ाकू जहाज। अब हम थरूर साहब को माने कि समीर साहब को माने? इतना यशोगान कर रहे हैं कि मतलब बीजेपी के लोग क्या करेंगे? सवाल इस बात का है कि अगर किसी भी देश के सामने आप राष्ट्रीय गौरव की चीजें उपस्थित नहीं कर पाते, तो आपका जितने भी समझौते हैं वो सब बेमानी है। आप समझौता करके आ रहे हैं कि जो विदेशी विश्वविद्यालय है अमेरिकी, वो भारत में काम करेंगे। आप लगे हुए हैं विचार विशेष के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। विचार विशेष के लोग ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, शोध संस्थानों में काम करेंगे। और आप इन विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने मिला करके करेंगे क्या? सवाल है। अच्छा, ये विदेशी विश्वविद्यालय कोई
10 रुपए और 12 रुपए में पढ़ाई तो कराते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा को बहुत सुलभ कर देंगे ये। तो गुणात्मक शिक्षा आपको चाहिए नहीं, सस्ती शिक्षा आप दे नहीं सकते, तो इस संबंध का मतलब क्या है? ये भारत जैसे देश की सर्वाधिक आवश्यकता यह है कि शिक्षा सस्ती हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, और उस एजुकेशन का बेहतर तरीके से समाज के पक्ष में उपयोग हो जाए। और अगर तीनों चीजें आपके ध्येय में नहीं है, शिक्षा में आप खर्च करेंगे 0.50% भी आपने जीडीपी खर्च करने के लिए नहीं तैयार हैं, और आप गिनती गिनवा रहे हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट में कि इन विश्वविद्यालयों के साथ हमारा समझौता हो गया कि हम उनको लाएंगे और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ उनका एमयू होगा। क्या माने इसका? आप देखिए, इन यात्राओं के साथ निश्चित रूप से गौरव बढ़ता है। पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट के बढ़ाने की कौन सी कोशिश की गई? तेल आप अब एक जो बात कहते हैं ट्रम्प साहब कि वो एक व्यापारी है और बड़े हार्ड बार्गेनर है, वही उन्होंने स्थापित किया और हम उनके सामने झुकते हुए नजर आए। हमको तेल सस्ता देगा रूस, वो कह रहे हैं नहीं तेल हमसे खरीदो। अरे क्यों खरीदे आपसे? किस बात के लिए खरीदे? हमको हमारे पास इनकी ताकत रहनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप अमेरिका में उठने वाले सवालों को मजबूती के साथ नहीं उठाते तो यह संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी कोर दबी हुई है। आप ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे सामने वाला देश आपको दबा के रखने के लिए लालायित है। मैक्सिको या कोलंबिया के देश अमेरिकी वायुसेना को उतरने से मना कर सकते हैं, आप क्यों नहीं मना कर सकते? आप तो 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं भाई, इतनी बड़ी आपकी अर्थव्यवस्था है, और आप अमेरिका से नहीं कह सकते कि नहीं हम आपके सैनिक जहाज को नहीं उतरने देंगे। अगर आपके पास ये कहने की ताकत नहीं है तो फिर आपको देश के सभी शर्तों को मानने के लिए की मजबूरी हो जाएगी। आप तभी अपनी बात को ताकत के साथ कर सकते हैं जब आप गलत चीज को गलत करने का साहस रखते हो, और भारत के पास ये ताकत रही है। भारत तमाम मौकों पर अमेरिका का विरोध करता रहा। अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि गाजा में वो एक का विकास करेंगे और रिजॉर्ट स्थापित करेंगे। दुनिया के तमाम देशों ने इसका विरोध किया, तमाम देशों ने विरोध किया, जो देश अमेरिका के तमाम मुद्दों पर समर्थन भी करते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपको नहीं कर सकते, लेकिन बात केवल यही है कि आपके अंदर अगर आपके नीतियां साफ नहीं होंगी और आपके उद्देश्य साफ नहीं हो, विदेश में जाकर के आप स्वदेश की राजनीति करेंगे तो ये दिन देखने पड़ेंगे। आप अगर अडानी के बारे में सवाल पूछा गया तो सीधे एक लाइन का जवाब था कि वो इस देश के व्यापारी हैं, जो कानून काम करता हो उसी के लिहाज से उनके लिए भी काम करेगा। जी, ये पूरा का पूरा वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन देने की आवश्यकता क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अडानी साहब वसुधैव कुटुंबकम के तहत आते हैं तो जो 104 यात्री हमारे लौट करके आए, ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं क्या? इस वसुधा के पात्र नहीं है, वो इस वसुधा के निवासी नहीं है। अडानी साहब के लिए तो बड़े आपके पास मुलायमियत भरे शब्द हैं। उन हमारे नागरिकों के प्रति आपकी सद्भावना कहां चली गई? उनके बराबर आप नहीं कर सकते कि वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, और आप किसी के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकते। आप जी, यह मैं मानता हूं इस यात्रा को मैं मानता हूं कि यह कूटनीतिक दृष्टि से भारत की स्थिति को बहुत मजबूत नहीं करता। जी, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, खासतौर से अमेरिका जैसे बड़े देश के सामने भारत की मौजूदगी को बहुत प्रभावी तरीके से नहीं रखता। इस यात्रा के दौरान किए गए समझौतों से न तो भारत को आर्थिक लाभ होने वाला है, और न ही जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच, उसमें कोई बेहतर होने की संभावना मैं देखता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पाके नहीं बल्कि खोकर आ रहे हैं। F-35 विमान की बात कर रहे थे। एलन मस्क ने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये जो F-35 विमान है ये महंगा कबाड़ है, महंगा कबाड़ एलन मस्क ने कहा था, और अब टिका दिए नरेंद्र मोदी को, लेके जाइए। थरूर साहब इसको नहीं सुन पाए, लेकिन थरूर साहब ने मस्क साहब के इस बयान को नहीं सुना लग रहा। मस्क साहब ने इस पे एक ट्वीट भी किया था, ट्वीट भी काफी शेयर हो रहा है आज
सोशल मीडिया पे, तो इसी महंगा कबाड़ के बारे में। खैर, तो ये कबाड़ जो है वो आप बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी खुश हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी ने आज बता दिया कि मेरा रिश्ता अडानी साहब के साथ क्या है, ट्रंप के सामने कबूल कर लिया। चलिए, जो बात राहुल गांधी बार बार कहते हैं संसद के अंदर, बाद में उनको A1 और A2 कहना पड़ा। अमलेंदु जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पे और आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ है इधर हिंदुस्तान में भी। अमलेंदु जी, क्या सचमुच नरेंद्र मोदी कुछ लेके आ रहे हैं या खाली हाथ आ रहे हैं, या कुछ और प्लान से गए थे? नहीं राजीव जी, वो जिस प्लान से गए थे वो प्लान उनका पूरा हुआ, उसको लेकर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के पत्रकार जो बहुत बदमाश हैं, वो प्लान उन्होंने खुलवा दिया। अमेरिका में बैठे हैं सलीम भाई, आप सलीम भाई को कह रहे हैं क्या? नहीं, सलीम भाई को नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के पत्रकारों को कह रहा हूँ। सलीम भाई तो हिंदुस्तानी पत्रकार है, अमेरिका में भले बैठे हैं। और वहां पूछ लिया कि अडानी के मामले पर क्या बातचीत हुई, तो अब बताना पड़ा कि व्यक्तिगत मामला। भाई तुमको क्यों बताऊं मेरी और ट्रंप की क्या बातचीत हुई अडानी को लेकर? तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत मसले हैं, तो आपको क्यों बताया जाए, ये कहा एक तरीके से प्रधानमंत्री ने। बहरहाल राजीव जी, अडानी को लेकर सवाल पूछ लिया गया, उनको गुस्सा भी आ गया और हाथ भी उनके चलने लगे और ऐचा ताना करके वो अपने चलाने भी लगे। इससे ये एक तो चीज जाहिर हुई कि प्रधानमंत्री के और अडानी के संबंधों को लेकर जो बातें लगातार होती रहती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई दम है। और शायद प्रधानमंत्री की ये पूरी यात्रा जो है वो अडानी के हितों को सुरक्षित करने के लिए ही हुई होगी, ऐसा विपक्ष का भी आरोप है। और जैसा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उनका भी यही आरोप है और लगातार सवाल उठते रहते हैं। अब राजीव जी, अगर अडानी के हित साधे जा रहे हैं तो इसमें भी चलिए कोई बुराई नहीं होती कि भाई चलिए भारत का एक पूंजीपति है और उसके कुछ हित साधे जा रहे हैं, बशर्ते भारत के हित जो है वो दांव पर ना लगाए जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के समझौते करके आए हैं, और समझौते से पहले व्हाइट हाउस ने राजीव जी जिस तरीके की विज्ञप्ति जारी की, उस विज्ञप्ति में एक तरीके से आदेश था कि भारत रूस से महंगा तेल खरीदेगा और हथियार खरीदेगा। ये एक तरीके से आदेश जो है वो दिया गया था प्रधानमंत्री की यात्रा से व्हाइट हाउस के प्रेस विज्ञप्ति में। तो ये साफ जाहिर हो गया कि व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी आ रहे हो, भले ही वो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के माय डियर फ्रेंड हो, लेकिन ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने देश के हितों के ऊपर रखे हुए है और आपसे दोस्ती में आपको ही ब्लैकमेल कर ले रहा है, तो ये आपकी कमजोरी है। आपको अगर जनादेश मिला है और आप प्रधानमंत्री हैं, तो देश बेचने के लिए जनादेश थोड़ी दिया जनता ने, इसलिए थोड़ी आपको प्रधानमंत्री बनाया कि आप जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर देश बेच देंगे। आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था, इसलिए जनादेश मिला आपको, जो भी मिला खंडित जनादेश है, चाहे वो खंडित जनादेश भी, तब भी वो इसलिए था कि भाई अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो भारत के हित है आप उनको सर्वोपरि रखेंगे और राष्ट्र सर्वोपरि आप बात करेंगे। राजीव जी, मजे की बात यह है कि हम लोगों ने, और समीर जी, हम लोग जब दिन में ब्रेकिंग करते हैं तो हमने कहा था कि जब आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो जब ट्रंप कहता है कि भाई अमेरिका फर्स्ट, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। और अगर इंडिया फर्स्ट, इंडिया बोलने से प्रधानमंत्री को दिक्कत है, तो राष्ट्र सर्वोपरि है, यही बात कहें। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर सर्वोपरि है ये जुमला तो इस्तेमाल किया, लेकिन वो सर्वोपरि दिखा कहीं नहीं। सर्वोपरि जो दिखा वो ट्रंप के हित ही दिखाई दिए, और ट्रंप ने अच्छे तरीके से भारत को मोड़ लिया, एक तरीके से राजीव ये कहा जा सकता है। मतलब भारत के सिर पर ट्रंप ने उस तरह जो है वो तेज धार वाला वो चला दिया है, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसकी भरपाई भारत कितने लंबे समय तक करेगा ये देखना होगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जो सड़े हुए पुराने परमाणु रिएक्टर हैं वो बेचे जाएंगे, F-35 की बात आ गई। भाई पाकिस्तान को तो दो तुम F-16 और भारत को दोगे F-35, ऐसे कैसे चलेगा? F-16 भारत को क्यों नहीं दोगे जो पाकिस्तान को देते हो? तो पाकिस्तान को F-16 दिया जाएगा, भारत को F-35 दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो हथियार पाकिस्तान को अमेरिका दे रहा है वो भारत को नहीं देगा। पाकिस्तान को आप आर्थिक मदद भी देते हैं और हथियार भी देते हैं, यानी अभी भी अमेरिका के लिए भारत के मुकाबले पाकिस्तान जो है वो प्रेफरेबल है, ये एक तरीके से साबित हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे और भारत के हितों की बात करने गए थे, तो प्रधानमंत्री को वहां साफ साफ बात करनी चाहिए थी कि भाई हम अपनी शर्तों पर आपसे खरीदेंगे। अब अगर आपका हमें तेल खरीदना है तो जिस कीमत पर हमको रूस दे रहा है हम उसकी कीमत पर खरीदेंगे। हमसे वो रुपए में हम ले रहे हैं उससे तेल, आप हमसे, हम भी आपसे भी रुपए में हम लेंगे।
लेकिन वहां तो प्रधानमंत्री खामोश थे। और प्रधानमंत्री के सामने ही राजीव जी डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को लेकर जो टिप्पणी की, प्रधानमंत्री खामोश रहे। उसके बाद डीप स्टेट को लेकर जो टॉस जो था उछाल दिया प्रधानमंत्री की तरफ। जॉर्ज सोरोस को लेकर जब सवाल पूछा गया ट्रंप से, ट्रंप ने कहा हमें इसमें हमारा मसला नहीं है, ये इनसे पूछिए। यानी ट्रंप ने सीधे सीधे एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कह दिया कि आप जो अपने यहाँ राजनीति करते हैं वो अपने कीजिए, यहाँ आकर आपको सोरोस का किसी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर हमारा की स्टेट है तो है, बताओ हमारे क्या फाड़ लोगे। इसी तरीके से ट्रंप ने एक तरीके से बात कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी अपना कुछ भी संबंध हो सकते हैं ट्रंप से। बचपन में वो मगरमच्छ खेलते रहे होंगे, निश्चित तौर से हमने दिल्ली भी कहा था कि बचपन में वो मगरमच्छों के साथ खेलते रहे होंगे दोनों बड़नगर में, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। लेकिन वो मगरमच्छों के खेलने का भारत को तो कोई लाभ नहीं हुआ। मगरमच्छों के साथ खेलने का भारत को लाभ तब होता जब आप अमेरिका से कुछ चीजें लेकर आते। भारत से आप जो है, अमेरिका से आप जब यहाँ आए हैं तो वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित लेकर आते। आपका जहाज गया था, वो जहाज जो था वो आप भारतीयों को लेकर आता। आप ट्रंप की आंख में आंख डालकर कहते कि ट्रंप महोदय, अगर आपने अब भारत के किसी भी नागरिक को हथकड़ी और जंजीर बांधकर भेजा तो मैं इस सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, मैं घर में घुसकर मारता हूं, मेरी चप्पल इनकी छाती है, मैं एक अकेला सब पर भाजू। ये उनको ट्रंप से कहना चाहिए था। लेकिन राजीव जी, ना तो नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछा गया प्रवासी भारतीयों को लेकर, तो नरेंद्र मोदी ने इधर उधर की बात की, लेकिन ये बात नहीं की कि उन्होंने ट्रंप से कहा है कि आप भारतीयों के साथ इस तरीके का अपमान भरा व्यवहार नहीं करेंगे। विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव है, उन्होंने भी जब अपनी प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने प्रेस वक्तव्य जारी किया, उसमें भी उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से इस मसले पर कोई बात की है कि भाई भारतीयों के साथ आप इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार नहीं करेंगे। यानी राजीव जी, राष्ट्र सर्वोपरि की जगह अडानी सर्वोपरि मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी गए थे, और 18,000 भारतीयों के अपमान का सौदा जो है वो एक व्यापारी के लिए करके आए हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा समझा जा सकता है। विपक्ष इसी तरीके के आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है। यह आरोप विपक्ष और कितना घेरता है आने वाले समय में, आरोप कितना लगाता है ये देखा जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर फंस गए, ये तो साफ दिख रहा है। और एक छोटी सी यात्रा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ट्रंप के लिहाज से तो है, मगर भारत के लिहाज से नहीं। और रेसिप्रोकल अगर टैरिफ की बात, जैसा तुम वैसा हम करेंगे वाली बात अगर है, तो यहां पर भी इंडिया फंसा हुआ है। रुपए और डॉलर की जो कीमत है वो यहां पर, उसमें भी डॉलर मजबूत होता हुआ, रुपया कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। उस सब की हम चर्चा कर रहे हैं। शेयर मार्केट का बुरा हाल है, ये भी आप सब जान रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका जाकर आखिर नरेंद्र मोदी ने पाया क्या और भारत को क्या मिला, और खासकर जो सेकेंड लॉट आ रहा है प्रवासी भारतीयों का, वो कैसा है, ये सब कुछ सब पर निगाहें टिकी हुई हैं। आएंगे थोड़ी देर में सलीम भाई हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं उनके पास। लेकिन उनसे पहले प्रशांत टंडन जी, इधर जरा एक दो छोटी छोटी बातें कर लेना चाहता हूं जल्दी से, कार्यक्रम के समापन की ओर भी बढ़ रहे हैं हम। और बहुत महत्वपूर्ण है जब चुनाव की बात, क्योंकि यह बात वहां भी हुई होगी, कैमरे के पीछे, कैमरे के ऊपर नहीं, सलीम रिजवी जी और आगे बताएंगे। जो हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो चर्चा यहां पर चल रही है लगातार, और हालांकि वहां भी इलेक्शन खत्म हुआ है, लेकिन यहां की जो बात है, और उसमें अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला, लेकिन फटाफट चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है। 17 तारीख को, 18 को रिटायर हो रहे हैं, 17 तारीख को ही नियुक्त कर देना, बैठक बुला ली। क्या कहेंगे इस पे? जी राजू जी, एक दो छोटी सी बात और ऐड कर दूं। जो अभी बात कर रहे थे अमरेंद्र जी, अमेरिका से जो एयरक्राफ्ट हम लेते हैं, तो हम कोई, अमेरिका हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। जब हम C-17 ग्लोब मास्टर लेते हैं तो 35,000 अमेरिकी नौकरियां बचाते हैं। अब जब हम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ले रहे, जो हमने तय किया Dassault का राफेल, उस एयरक्राफ्ट की जो बिडिंग हो रही थी उसमें लॉकहीड मार्टिन का F-16 भी था। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है वही F-35 बनाती है। हमारे देश की एयरफोर्स ने लॉकहीड मार्टिन को इसलिए नहीं लिया या रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लॉकहीड मार्टिन F-16 पाकिस्तान को भी देता है। पाकिस्तान के पायलट्स की तीसरी जनरेशन लॉकहीड मार्टिन का F-16 उड़ा रही है। मैन्युफैक्चरर जो होता है उसके पास
कम्युनिकेशन की कीज उसके पास होती हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, उसको यहाँ हम छोड़ते हैं। लेकिन ये कोई अमेरिका हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, और लॉकहीड मार्टिन का जहाज लेना, हमारे रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं उनको सुनना पड़ेगा कि उन्होंने लॉकहीड मार्टिन का जहाज क्यों नहीं लिया था, जबकि उसकी जो मैक स्पीड होती है, आप इंजीनियर आप समझते हैं इस बात को, और पे लोड फैक्टर होता है उसका, सब कुछ एरोडायनेमिक, सब कुछ बड़ा ठीक था, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से उसको नहीं लिया था। एक बात। अब जो चुनाव आयोग की बात है, देखिए जो अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर के चुनाव में चुनाव आयोग ने जो उनके आरोप है वो बहुत गंभीर है, और वो ऑडियो क्लिप मैंने भी सुनी है। वो वेरीफाई नहीं हुई है, क्योंकि वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई करेंगी जांच एजेंसियां। जांच एजेंसियां क्यों वेरीफाई करेंगी? लेकिन वो ऑडियो क्लिप बड़ी क्लियर ऑडियो क्लिप थी कि वो इंश्योर कर रहा था कि टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस देश के इलेक्शन को मजाक बना दिया है, और इंडिया गठबंधन को, सारी विपक्षी पार्टियों को बहुत ढंग से एक्सपर्ट्स को लगाकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार निगाह रखनी पड़ेगी, और खासकर दो तीन मामलों में मनी ट्रेल, इलेक्शन कमीशन किसका रोकता है, किसका जाने देता है, इलेक्टोरल रोल की पवित्रता और ईवीएम, ये तीन चीजों पर विपक्षी पार्टियों को बहुत निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रेफरी नहीं है, प्लेयर हो चुका है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन और राजीव कुमार ने जितना नुकसान किया है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके, दिल्ली के इलेक्शन में भी लोगों ने चर्चा की कि किस तरीके से सीटों के वोट गायब हो गए। अरविंद केजरीवाल की सीट से 38,000 वोट गायब हो गए। तमाम और ऐसी हम लोगों ने जो फर्क है इलेक्टोरल रोल का, वो हम लोगों ने चर्चा बहुत डिटेल में की यहाँ पे जी। ये कैसे हो रहा है, इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। क्या बीजेपी को कोई एक्सेस है इलेक्शन कमीशन का डेटा का? आप बार बार उसकी मेरठ का भी एग्जाम्पल वो देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई संस्था नहीं कि जो हम इतना बड़ा ऑडिट कर पाए जी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पे लगातार जो है काम करने की जरूरत है विपक्षी पार्टियों को। राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन को एकदम खोखला कर दिया। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कैसे यहाँ खोखला हुआ है, इसकी बानगी थोड़ा सा इसी पे एक छोटा सा कमेंट समीर जी आपका भी, और फिर सुनील शुक्ला जी आपसे फिर आता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए इधर सलीम भाई के पास। समीर जी, क्या आपको भी लगता है कि इलेक्शन की जो पद्धति, जो प्रक्रिया है हिंदुस्तान में, वो बिल्कुल यहाँ पर ये प्रक्रिया खोखली हो चुकी है, और यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है सरकार के ऊपर कि कम से कम वो भरोसा अब कायम हो? क्रेडिबिलिटी तो राजीव जी किस तरह से डैमेज हुई है उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई चुनाव ऐसा नहीं जा रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि एक शिकायत न जा रही हो चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग के कितने मुद्दे कोर्ट में लटके हुए हैं, और सबसे जो गंभीर बात यह है कि चुनाव आयोग उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। एक लाइन का सीधे, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी जा रही हो चाहे कोई इंडिविजुअल जा रहा हो, सीधे कह दे रहे हैं सब झूठ बोल रहे हो आप, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। कोर्ट जब कह रहा है कि आप इसको दिखाइए तो सरकार भी मिलकर कह रही है कि नियम ही बदल दो। ये तो सारी चीजें हुई ही हैं। अब जिस तरह से जो बनाया गया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, ये तो खैर पुराने सिस्टम से बने हुए हैं। अब नया जो सिस्टम में बनाया जाएगा उसमें तो कहीं से कोई रुकावट ही नहीं आएगी। सीधे तौर पर जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे, अपना बिल्कुल करीबी जिसको होगा, जो चाहे जिस डील के तहत वो आए, उसको चैलेंज भी किया गया है। लेकिन हम ये देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की कि 19 तारीख से पहले आप इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे, और लेंगे तो फिर वो
उसके प्रक्रिया के तहत होगा और कानूनी प्रावधानों के तहत होगा। लेकिन 17 तारीख को ही ये बैठक बुला ली गई है, यानी जो उस डिसाइड करेगी जो कमेटी, उस कमेटी की बैठक। तो ये दिख रहा है कि किस तरह से चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिस पर विपक्ष का आरोप होता है लगातार कि वो सरकार से मिलकर कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया ही नहीं, पूरी डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया गया है, उसके लिए उस चुनाव और वो चुनाव आयोग की संस्था सरकार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसको अब जाहिर सी बात है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा सारे फैसले वही लेता है। हालांकि 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास पावर ऑब्वियसली ज्यादा है, तो फैसले उसके होते होंगे। तो उनको नियुक्त करने के लिए कितनी जल्दबाजी में है सरकार, इसको ये दिखा रहा है। और क्रेडिबिलिटी तो वास्तव में मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों वगैरह की बात तो अलग है, वो सरकार के अंडर में ही है। जिस संवैधानिक संस्था ने सबसे ज्यादा अपनी क्रेडिबिलिटी को खोया है इस 10 साल में, वो चुनाव आयोग है। हालांकि जो संवैधानिक संस्थाएं, यहाँ तक कि संसद के भीतर की भी जो संस्थाएं हैं, उनकी भी चर्चा उन्होंने भी कम नहीं किया है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर हम कम या ज्यादा वाली तुलना करें, लेकिन चुनाव आयोग जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र को टिकाए रखने की, उस संस्था ने अपनी भूमिका को सबसे ज्यादा डैमेज किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा डैमेज किया। लेकिन यहाँ इतनी हड़बड़ी क्यों है? सुनील शुक्ला जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, आखिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए इतना बेकरार क्यों है सरकार? इसलिए क्योंकि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है सामने, 2-4-10 दिन रुक जाते। बिहार का चुनाव अभी टाइम है और लोकसभा का चुनाव अभी पिछले साल खत्म हुआ है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि 5 साल लोकसभा के चुनाव की नौबत आए। जिस सरकार ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनने वाले कोलिजियम से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, उस सरकार से आप ये जानना चाहते हैं कि जल्दी क्यों है? क्या यह सरकार इस निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में काम करते रहने देने के लिए प्रयासरत कभी दिखी आपको? क्या आपको कभी दिखाई पड़ा कि यह सरकार ये चाहती है कि यह संवैधानिक संस्था एक देश में पारदर्शी चुनाव कराने के लिए और मजबूत होती चली जाए? निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां इस तरीके से हो जिससे किसी का संदेह उसमें न हो? कभी नहीं लगा ये। एक ऐसा निर्वाचन, जो सरकार ये चाहती हो कि एक ऐसा निर्वाचन आयोग उसके पास हो जो सरकार के कहने पे काम करे, वह फिर जल्दी से जल्दी लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं करना चाहेगी? किसका इंतजार करेगी और क्यों करेगी? सवाल इस बात का है। जिस निर्वाचन आयुक्तों ने इस सरकार के खिलाफ कोई भी आपत्ति दर्ज की, असहमति दर्ज किया, उनको निर्वाचन आयोग छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे में यह सवाल पूछा जाए सरकार से कि सरकार को जल्दी क्यों है? सरकार को एक प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग चाहिए, एक कमिटेड निर्वाचन आयोग चाहिए, और उसने कभी संकेत नहीं दिया कि नहीं, जिस मंशा के साथ निर्वाचन आयोग का गठन संविधान में किया गया है, उस मंशा को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। कब इस सरकार ने कभी संकेत नहीं दिया जी। आप एक कहते रहे हैं कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष का दर्जा नहीं मिलने के बावजूद विपक्ष के नेता को सरकार ने अपने उस कॉलेजियम में शामिल किया। अरे आप मना कर देते कि नहीं, हम जो विपक्ष का नेता कोई नहीं है उसको नहीं रखेंगे। लेकिन जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और जो परंपरा चली आ रही थी कि इस कॉलेजियम में कम से कम प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक कंप्लीट कॉलेजियम लगता है, जिससे लगेगा कि ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये कॉलेजियम जिन लोगों को नियुक्त किया ऐसा बहुत ही शानदार लोग रहे हैं, उनको भी लगा कि कई तरह के सवाल पैदा हुए। लेकिन एक ऐसा चयन होते हुए दिखता जिसमें इंडिपेंडेंट तरीके के लोग शामिल हैं और किसी के साथ कोई स्वार्थ नहीं है। जब उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया, एकदम एक व्यक्ति निजी कारणों से वीआरएस लेता है और उसके अगले ही 24 घंटे के भीतर उसको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। अगर आप
इस संकोच से भी अपने आप से दूर नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर क्यों आपको ये लग रहा है कि सरकार क्यों जल्दी है? उसको बिल्कुल जल्दी है, वो तो देर कर दे रही है, उसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप एक उस सरकार से इस तरह की अपेक्षा की नैतिकता की उम्मीद कर सकते हैं जो हर चीज को मजबूत बनाना चाहती हो, एक ऐसी लीगेसी छोड़ने के लिए तैयार हो जिसपे देश गर्व करे। अगर हर संस्था को, हर व्यवस्था को, हर परंपरा को, हर प्रवृत्ति को, हर लीगेसी को आप अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, फिर आपको इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उनको जल्दी क्यों। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम सुनवाई करेंगे, तो करते रहिए। आप सुनवाई करेंगे, हम आपके सामने खड़े होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आप याद कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के विस्तृत जानकारी देने के लिए कितनी बार उसको आदेश देना पड़ा, और निर्वाचन आयोग कितनी बार उससे भागता रहा जी। तो आप जब इस तरह की कार्य संस्कृति पैदा हो जाएगी, तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। मेरे अनुसार सरकार देर कर रही है, अब तक कर देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सलीम भाई। या इधर राजनीति दूसरी गरमाई हुई है थोड़ा। अमेरिका से दो लॉट, और 15 तारीख को भी अमृतसर में और 16 तारीख को भी अमृतसर में 2 लॉट। और आज भगवंत मान अमृतसर पहुंचे और उन्होंने आज साफ साफ केंद्र सरकार पर आपत्ति जताई और कहा है कि ये पंजाब और पंजाबियों का अपमान करवा रहे हैं विदेश में प्रधानमंत्री जाकर, और लगातार आप अमृतसर में उतार रहे हैं। और पहली बात, दूसरी बात ये कि वो लोग जो वहां से डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनको क्या वो सारे के सारे दरअसल पंजाबी नहीं है, पंजाब के ही नहीं है, दूसरे प्रांतों के भी हैं। आप सिर्फ पंजाब में क्यों उतार रहे हैं, ये भी सवाल है। आप ये बताकर ये वहां फ्लाइट उतार कर कहीं ना कहीं पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर यह है कि 2 है, एक फ्लाइट 15 तारीख को और दूसरी फ्लाइट 16 तारीख को। क्या कुछ है, क्या कहेंगे इस पे? और क्या पंजाब को लेकर भी अमेरिका में चर्चा हो रही है? चूंकि 5 तारीख को पहला लॉट जब आया 104 इंडियंस का, उसके बाद से वहां क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरी चीज, जो प्रवासी हैं, भारतीय हैं, जो उस डिपोर्ट करने वाली लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है, उनसे भी अगर आपकी बात हुई हो तो उनके बीच किस ढंग का माहौल है, जरा ये बताइए। जी, यहाँ देखें, जो जाहिर है कि डिटेंशन में हैं और जिनको कि रख लिया गया है तो उनसे तो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसी तरह की सिचुएशन में बहुत से ऐसे हैं जो कि पंजाब से हैं और दूसरे गुजरात से और जगहों से हैं। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनमें से तो बड़ा परेशान है और बहुत डर है, और वो इस कदर सहमे हुए हैं कि वो अपने काम पे नहीं जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ वो आते हैं तो कितना कर्जा लिया हुआ है और किस तरह उनको अपने घर वालों की मदद करनी है। तो जब आप काम नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा? लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं डर के मारे। बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है जहाँ पे इस तरह के काम के लिए लोग इकट्ठा होते थे न्यूयॉर्क जैसे इलाके में। जैसे आपने देखा होगा लेबर का एक चौराहा हर शहर में मिल जाता है, उसी तरह का यहाँ पर भी बेचारे अपना बैग लेके खड़े रहते हैं कि मैनुअल कोई काम कराना हो तो यहाँ से लोग ले जाते थे। वो सब बिल्कुल बंद हो गया, चुप चुप के कर रहे हैं। तो एक वो बड़ा मसला है। दूसरा ये कि यहाँ मोदी सरकार को चाहिए कि बिल्कुल क्लियरली ये बताए कि भाई क्या बात हुई इस सिलसिले में और क्या उन्होंने आगे करना है इस सिलसिले में। अब जब ये बात आ गई है कि एक 15 को फ्लाइट आ रही है, एक 16 को आ रही है, कौन सी फ्लाइट है ये? क्या मिलिट्री एयरक्राफ्ट फिर आएगा? ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट आना कोई मजाक नहीं होता है, ये किसी भी सॉवरेंटी की बात होती है किसी भी देश के लिए। तो ये क्या मजाक है कि आप मिलिट्री प्लेन उठा के भेज देते हैं? और आप बिल्कुल, आपको पता था पहले जब अप्रूवल दिया है मोदी गवर्नमेंट ने तब वो लैंड हुई है, वहां पे मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है C-17। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और पता नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस सिलसिले में क्या कहा है, लेकिन ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई किस प्लेन से आ रहे हैं, कितने लोग हैं और क्या शैकल्ड होंगे, क्या कोई बात की गई है, किस लेवल पे बात की गई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई उनको किस तरह से लाया जाएगा, या क्या ये तजवीज दी गई है, ये ऑफर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम अपना जहाज भेजेंगे और ये हम अरेंज करते हैं, मसलन एयर इंडिया की फ्लाइट या कुछ और,
कि उससे हम लेके आएंगे बाइज्जत, आपके लिए ठीक है ये गैर कानूनी है, आपने इनको सजा के तौर पे निकाल रहे हैं, ये हमारे नागरिक हैं और हम ले जा रहे हैं। भाई ये नागरिक जब प्रूव हुए हैं तभी तो 2 प्लेन जा रही है ना। इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि भाई ये इतने हैं, आप भेज दीजिए, तब वो भेज रहे हैं। ऐसे ही नहीं उठे जो कि 2 फ्लाइट्स कल और परसों आनी। तो ये सारी चीजें अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा? और वहां का मीडिया तो कमाल है, आप जानते हैं कि क्या है वहां पर सिस्टम, क्या सवाल पूछते हैं वो। यहाँ पे मौका मिला तो मोदी साहब से सवाल तक ना किया गया इन लोगों से। वही मीडिया था, भाई आपको नहीं मौका मिलता इंडिया में, यहाँ मौका मिला था, आप पूछ लेते भाई इस सिलसिले में क्या आपने पूछा है प्राइम मिनिस्टर साहब। कमाल है, आप सामने खड़े हैं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप ये पूछ सकते कि सीधी सीधी बात कि भाई ये क्या यही तरीका होगा, इसी तरह से भेजे जाएंगे इंडियंस शैकल करके बिल्कुल। और दूसरा ये कि भाई इसके आगे क्या है, अब गवर्नमेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? क्या और सबको जो 725,000 इंडियंस हैं जिनको कि ये कह रहे हैं कि भाई उनको इलीगली यहाँ रह रहे हैं, तो वो किस तरह से उनको इसी तरह से निकाला जाएगा, या क्या टाइम टेबल है, क्या कुछ बात हुई है इंडियन गवर्नमेंट से, किस लेवल पे हुई है? बड़े सवालात हैं जो कि कोई पूछने ही वाला नहीं है। वहाँ अजीब वहां पर माहौल है इंडिया में। जर्नलिज्म का तो क्या कहा जाए, क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सलीम भाई सही कह रहे हैं आप। 2 फ्लाइट, एक कल और एक परसों, 2 फ्लाइट दोनों अमृतसर में उतरनी है दोनों फ्लाइट को। और सवाल पूछ रहा है विपक्ष, और खासकर पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां के वित्त मंत्री पूछ रहे हैं कि आखिर इसे आप हरियाणा या गुजरात में या दिल्ली में क्यों नहीं उतार रहे हैं? आप अमृतसर में ही तीनों फ्लाइट, पहली फ्लाइट 5 तारीख को, उसके बाद 15, फिर 16 अमृतसर में, पंजाब में ही क्यों उतार रहे हैं? क्या पंजाब को इसके जरिए आप बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जबकि उसमें ना सिर्फ पंजाबी ही नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों के, दूसरे प्रांतों के भी नागरिक हैं जो भारत से वहां गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है पंजाब के साथ? यह सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और खासकर वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो बहुत कुछ आने वाले समय में इसके तहत भी नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो समझ में आएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा समाप्त कर चुके हैं, रास्ते में हैं, लौट रहे हैं, और एक तीखे सवालों का जवाब उनको देना पड़ा। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी प्रशांत जी। सिर्फ एक छोटी सी बात, अमृतसर लाहौर से 40 किलोमीटर दूर है। अमेरिका जहाज को आप पाकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाले इलाके में क्यों उतरने की इजाजत दे रहे हैं अमेरिकी एयरफोर्स की जहाज को? जी बस यही कह रहा था। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र आप तमाम साथी करते रहे हैं, हम लोग भी करते रहे हैं। और अभी सलीम भाई भी कह रहे थे कि आखिर एयरफोर्स के जहाज को, उस फ्लाइट को आप हिंदुस्तान में पहली बार उतारे 5 तारीख को, दूसरी बार फिर आप उतार रहे हैं 15 को, फिर 16 को। आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? और ये तो लगातार इसी ढंग से अगर चलता रहा, और वो भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर लाहौर है और आप उसको वहां अमृतसर में उतार रहे हैं, चल क्या रहा है? ये विपक्ष के लोगों को भी देखना चाहिए। सत्ता पक्ष तो नशे में चूर है, विपक्ष जरा इस पर हमलावर हो तो समझ में आए। हम लोगों का काम है सिर्फ खबरों का आदान प्रदान करना, सवाल पूछना, वो तीखा हो या मीठा हो, सवाल तो पूछेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सलीम भाई, स्पेशली सुबह सुबह आपको जगाया और आप जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत शुक्रिया आपका। और समीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया, साथ में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमलेंदु जी आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।